हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की 23 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। आरबीआई मूव्स 4-tier स्ट्रक्चर टू रेगुलेट एनबीएफसीज, दैट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मूव्स का मतलब क्या होता है गाइस? रेस। ठीक है, मतलब कि कुछ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हम जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनको हम रेगुलेट कर सकें। ठीक है, तो गाइस ये जो अपनी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। ठीक है, तो फिर अभी क्या है, आरबीआई क्या चाहता है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो कम है उसको स्टेबिलिटी बना के रखा जाए। इसके लिए आरबीआई ने प्रपोज किया है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे। देखो गाइस, डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसीज हैं, कुछ ऐसी हैं जो छोटे साइज की हैं, कुछ ऐसी हैं जो लार्ज साइज की हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो लार्जर एनबीएफसीज हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर जो लार्ज एनबीएफसीज हैं उनमें हम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज करेंगे, ताकि जैसे जो बैंक्स के लिए जो नॉर्म्स होते हैं उसी तरह कुछ बैंक लाइक रूल्स हम इन लार्जर जो एनबीएफसीज होंगी उन पे इम्पोज करेंगे, ताकि हम उन एनबीएफसीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, आरबीआई हैज प्रपोज्ड इंट्रोड्यूस अ स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी टू सेग्रीगेट मतलब अलग करना larger entities and expose them to a stricter set of bank like rules, ताकि हम उन large NBFCs पे ज्यादा strict rules impose कर सके, ताकि हम उनकी financial stability को protect कर सके। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन का एम क्या है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल लैंडिंग और गवर्नेंस नॉर्म्स है उनको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, ताकि जो डिफॉल्ट्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सके, जैसे IL&F, DHFL क्राइसिस। देखो भाई, अभी हमने काफी टाइम पहले न्यूज पढ़ी थी कि कोरोना की वजह से एनबीएफसी हर एक जगह क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ है। अब जो बैंक्स हैं उसमें तो कैपिटल इन्फ्यूज हो गया, रिकैपिटलाइजेशन कर दिया बैंक्स का, लेकिन एनबीएफसी को कोई भी लोन देना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रॉड होता है। जैसे IL&F क्राइसिस हुआ, DHFL क्राइसिस हुआ, स्पेशली जब से IL&F का क्राइसिस हुआ उसके बाद से कोई भी इनको लोन देना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि ये डिफॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनबीएफसी कुछ इश्यूज फेस करिए, जैसे इनको पेमेंट्स बहुत डिले होती हैं, लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा कैश की कमी है। इसके अलावा अगर इनको बोरिंग मिल भी जाती है तो बहुत ज्यादा रेट इंटरेस्ट रेट पे मिलती है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स का डिले होता है, जो एनबीएफसी के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, वो भी डिले होता है। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट की जो फाइनेंसिंग है वो कोई एनबीएफसी कर रही है, तो एनबीएफसी किसी भी लोन को पास करने में टाइम ज्यादा लगाती है, जिस वजह से जो प्रोजेक्ट है वो डिले होता है। ठीक है, अब क्या चेंजेस प्रपोज किए? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो एनबीएफसी का रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है उसको हमें 4 लेयर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब कैसा 4 लेयर होगा? देखो, सबसे पहले बेस लेयर होगा जिसमें जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब कि वो एनबीएफसी जिसमें आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। जैसे आप अपने बैंक में सिंपल जाके अपने पैसे जमा कर सकते हो, कुछ एनबीएफसी में क्या होता है, आप डायरेक्ट जो पैसे जमा नहीं कर सकते, तो उन एनबीएफसी जिसमें आप डायरेक्ट पैसा नहीं डिपॉजिट कर सकते, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है एक। तो सबसे पहले इसमें ये होगा। मिडिल लेयर में कौन सी होंगी? वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होगी, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फंड्स होते हैं उनको रेज करती हैं। इसके अलावा जो अपर लेयर होंगी, अपर लेयर में क्या होगी, तो सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट एनबीएफसी है। इसके अलावा टॉप लेयर में देखो तो लार्ज अमाउंट की एनबीएफसी होंगी जिनको हाइयर रेगुलेशन और हाइयर सुपरविजन की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो बैड एसेट आइडेंटिफिकेशन करेंगे बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी बाय ब्रिंकिंग क्लासिफिकेशन डाउन टू 90 डेज फ्रॉम 180 डेज। देखो गाइस, अभी क्या होता है, जैसे आपको पता है, जैसे एनपीए होता है, नेट परफॉर्मिंग एसेट बैंक्स के, तो जो पैसा मतलब कि आपका बैड लोन्स में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाता है। लाइक अगर एनबीएफसी का भी तो पैसा डूबता है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले ही जो एनबीएफसी के जो पैसा डूबने वाला है हम पहले पहचानते थे 180 दिन में, अब हम उसको पहले पहचान लेंगे 90 दिनों में। ठीक है, ताकि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखा जाए। इसके अलावा जो एनबीएफसी के जो एंट्री नॉर्म्स है उनको टाइटन किया जाएगा, जिसमें क्या जो मिनिमम आपके जो फंड ओन्ड होते हैं वो इंक्रीज कर देंगे। जो पहले 2 करोड़ थी उसको 20 करोड़, मतलब सीधा हमने 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। मतलब कि लाइक अगर कोई कंपनी एज एन एनबीएफसी एस्टेब्लिश हो रही है तो उसके नॉर्म्स हमने क्या कर दिया, ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। लाइक अगर किसी की नेट ओन्ड फंड्स 2 करोड़ से पहले वो एज एन एनबीएफसी खुल सकती थी, लेकिन अब जब तक उसके 20 करोड़ नहीं होंगे तो वो नहीं खुलेगी। इसके अलावा जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अगेन हम क्या करें,
डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स पढ़े, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस भी पढ़े, जैसे अपना LIC होगी, इसमें SBI हो गया, ICICI हो गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, वो जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC को आइडेंटिफाई करने की जो अपर लिमिट थी उसको बढ़ाएंगे। मतलब पहले जो 500 करोड़ की NBFC थी हम उनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट मानते थे, लेकिन अब हम जो 1000 करोड़ तक की होंगी उसी को हम डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC मानेंगे। ठीक है, बाकी गाइस ये आप सबको पता होगा NBFC क्या होता है। ये कंपनी होती है तो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। RBI हर एक NBFC को रेगुलेट नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट रेगुलेट ऑल NBFC। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और UPSC इसी तरह वर्ड्स में आपको कंफ्यूज करता है। इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशन है जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब भी हैं जो NBFCs को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेयर डिजीज पॉलिसी विल बी फाइनलाइज्ड बाय मार्च एंड। देखो ये जो हमारी न्यूज है हेल्थ सेक्शन में कवर होगी अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी देखो गाइस आपको पता है रेयर डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो मतलब कि बहुत ही कम पॉपुलेशन को होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या होता है, लाइफ लॉन्ग डिजीज होती हैं। इसलिए क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, रेयर डिजीज से रिलेटेड एक पॉलिसी को फाइनलाइज करेंगे कब तक, मार्च एंड। ठीक है, अभी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट को रिप्लाई करते हुए बोला है कि जो वो पॉलिसी उन्होंने लास्ट ईयर ड्राफ्ट किया था, दैट इज द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, वो डिले हो गई थी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से अब वो 31 मार्च तक उसे फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है, WHO रेयर डिजीजेस को क्या डिफाइन करता है, वो डिजीजेज जो लाइफ लॉन्ग होती हैं या कोई डिसऑर्डर जो एक या मतलब कि 1000 लोगों में से सिर्फ एक बंदे को हो रही है, उससे भी कम बंदे को हो रही है, उसे हम डिजीज को रेयर डिजीज बोलते हैं। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग रेयर डिजीज की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। इसमें कुछ जेनेटिक डिजीजेस भी हैं, रेयर टाइप ऑफ कैंसर, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज बेसिकली अफ्रीका में होती हैं, और कुछ डीजेनरेटिव डिजीजेस भी हैं। इंडिया में अबाउट जो 95% रेयर डिजीजेस हैं उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और लेस देन 1 in 10 पेशेंट डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मतलब कि अगर 10 बंदे हैं जो रेयर डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उसमें से एक ही बंदा ऐसा होगा जिसको कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब ड्राफ्ट जो पॉलिसी आने वाले हैं इसके क्या फीचर्स होंगे, सबसे पहले इसमें 450 डिजीज को क्या क्या लिस्ट किया, और जिसके अंदर 3 कैटेगरीज में उनको लिस्ट किया। सबसे पहले वो डिजीज है जिनको 1 टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत है, सेकंड वो डिजीज है जिनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है लेकिन उस ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो कम है, इसके अलावा वो डिजीज है जो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत है लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीजेस को भी क्रिएट किया जाएगा ताकि हम रेयर डिजीज की डेफिनेशन को डिफाइन कर सके जो इंडिया के लिए बेस्ट है। अभी हमने क्या किया है कि रेयर डिजीजेस की डेफिनेशन डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट है, उसी हिसाब से जो नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीज है वो इंडिया के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है उसको डिफाइन करेगा। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी उन पेशेंट्स को जो BPL जो मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं अंडर राष्ट्रीय आरोग्य नीति के अंदर। इसके अलावा एक फंड को क्रिएट किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट लेवल के लिए। ठीक है, तो गाइस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, नेशन सेलिब्रेट्स 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज अ पराक्रम दिवस। अभी हमने आई थिंक 3 दिन पहले ही पढ़ा था कि अभी हमने डिसाइड किया कि नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाएगा। गाइस ये जो हमारी न्यूज है हिस्ट्री में कवर होगी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आप सबको पता है ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो कटक में बोर्न हुए थे इन 1897। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी, सबसे पहले इन्होंने वुमेन को मोबिलाइज किया था। इन्होंने वुमेन को बोला था कि आओ आप भी आर्मी को ज्वाइन करो जब वो एशिया में रिटर्न हुए थे। इन्होंने इवन की 1943 में वुमेन रेजिमेंट को भी सेटअप किया था, फॉर्म किया था अंडर हिम, जिसको रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी बोलते हैं। इन्होंने आजाद हिंद फौज को फॉर्म किया था जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं, जहाँ पे रेडिकल मेजर्स को लिया गया था ताकि हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कर सके। रेडिकल मेजर्स मतलब थोड़े एक्सट्रीम मेजर्स लेना। ठीक है, इन्होंने कंप्लीट फ्रीडम की बात करी थी जब कांग्रेस और अदर लीडर्स सिर्फ इंडिया के फ्रीडम को कंसीडर कर रहे थे, तब बोस ने एडवोकेट किया था नहीं भाई हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए,
हमें कंप्लीट और एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। देखो गाइस, जो मॉडरेट्स थे, आपको पता दो ग्रुप्स थे, एक मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। जो मॉडरेट्स क्या चाहते थे, मॉडरेट्स कभी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे यहाँ से छोड़ के जाए, वो बस ये चाहते थे कि इंडिया को अच्छा पार्ट मिलना चाहिए, इंडिया को डोमिनेंट मिलना चाहिए, ठीक है, डोमिनेंसी होनी चाहिए। ये तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे जो चाहते थे कि नहीं भी हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और फिर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने भी बात की थी नहीं भी हमें कंप्लीट और एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। इसके अलावा कुछ सेकुलर वैल्यूज की बात करी थी इन्होंने। नेताजी बिलीव करते थे कम्युनल हार्मोनी में, भाई रिलीजन पे, कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। वो कभी भी किसी भी सोल्जर्स की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट, नेताजी हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से अगेंस्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है, मतलब कि जहां पे जो इकोनॉमी है वो किसके हाथ में होती है, मार्केट के हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, ठीक है। एंड ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग वोटर ऑफ सोशल, वो चाहते थे सोशलिज्म हो, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज का, ठीक है, इनइक्वालिटी ना हो। और पीजेंट्स को बोलते थे, इवन की जो लेबर्स थे उनको बोलते थे कि अपने आप को आप आजाद करो फ्रॉम कैपिटलिस्ट, मतलब कि जो आपके ऊपर बड़े बड़े साहूकार हैं, मनी लैंडर्स हैं या जमींदार हैं, जो आपको क्या करते हैं, लाइक हरास करते हैं, तो उनके अगेंस्ट आपको स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। तो वो हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट थे और सोशलिज्म के सपोर्ट थे। देखो गाइस, अभी आपको पता होगा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था गांधी जी के बारे में, ठीक है, गांधी जी और मार्क्सिज्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही चीज तो समझनी है, तो ये वर्ड यूज किया कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ये सब यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लिटरेसी कंट्रीब्यूट किया इन्होंने न्यूज़पेपर को एडिट किया दैट इज द फॉरवर्ड और पब्लिश किया न्यूज़पेपर को ऑन न्यूज़पेपर स्वराज, और इन्होंने एक बुक भी ऑथर किया जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। तो गाइस ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। गूगल थ्रेटन टू रिमूव इट्स सर्च इंजन इन ऑस्ट्रेलिया। गाइस ये जो न्यूज है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा क्योंकि सर्च इंजन की बात हो रही है, ठीक है। देखो गूगल ने अभी क्या है, समझ ही गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन किया कि हम अपना गूगल सर्च इंजन ही रिमूव कर देंगे। भाई अगर गूगल गया तो सब गया, ठीक है। गूगल ने ऑब्जेक्ट किया है ऑस्ट्रेलिया की ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को फोर्स करिए कि वो न्यूज मीडिया कंपनीज के साथ डिस्कशन करे, निगोशिएट करे और उनको पेमेंट करे फॉर कंटेंट। गूगल इज ऑब्जेक्टिंग टू ऑस्ट्रेलियाज ड्राफ्ट लेजिस्लेशन दैट वुड फोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू एंटर इनटू नेगोशिएशन विद न्यूज मीडिया कंपनीज फॉर पेमेंट फॉर कंटेंट। सिंपल बात है, ऑस्ट्रेलिया का एक लॉ है जिसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया का जो लॉ है उसके अंदर ये बोला जा रहा है जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जैसे गूगल हो गया, उनको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूज मीडिया कंपनीज हैं उनको कुछ पे करना पड़ेगा अपने कंटेंट का। और गूगल ने इसी बात को लेकर ऑब्जेक्ट किया। इसके अलावा रिसेंटली फ्रांस ने भी रूल किया है कि गूगल को क्या करना पड़ेगा, पे करना होगा जो पब्लिशिंग फर्म्स हैं और जो न्यूज एजेंसीज हैं, अगर वो उनके कंटेंट को रीयूज कर रही है एज न्यूज प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड वांट, कि जो न्यूज प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने रॉयल्टीज को सिक्योर करना चाह रहे हैं फॉर ऑनलाइन यूज ऑफ देयर कंटेंट। ये जो पेमेंट्स हैं उनको लिंक किया जाता है कॉपीराइट के साथ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। आपको पता है आईपीआर के अंदर जो आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई, ये क्या होती है, ये सब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। कॉपीराइट ये डिनोट करता है कि जो आपके पास राइट्स है which is possessed by the creators for literacy and artistic work। कॉपीराइट इंटरनेट पे वर्क करते हैं जिसके अंदर न्यूज भी कवर होती हैं, स्टोरीज, इमेजेस, ग्राफिक्स, ई बुक्स, स्क्रीन प्ले, वीडियो, ये सब। डिजिटलाइजेशन ने कहीं ना कहीं इजी बना दिया है कि किसी भी चीज को आप कॉपी कर सकते हो और उसके वर्क को आप बेच सकते हो। किसी की भी कॉपीराइट ओनर का काम आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर और बेच सकते हो, इवन उसके विदाउट परमिशन के, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन है, डिटेक्शन करना किसी फिल्ट्रेशन का, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। कहाँ पे आपके कंटेंट को चोरी किया जाएगा वो नहीं आप पता चलेगा। इसके अलावा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इन साइबर स्पेस इंक्लूड, जैसे आप किसी भी ऑडियो वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, ठीक है, किसी कंटेंट को शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया में, ये सब क्या है, आप कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हो। जैसे देखो कोई भी मूवी आती है एकदम से कहीं ना कहीं उसको आप डाउनलोड कर लेते हो और इंटरनेट पे भी कहीं ना कहीं आपसे मिल जाती है, वो सब क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब इलीगल चीजें। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है ताकि हम किसी के कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कर सके डिजिटल डोमेन में। देखो सबसे पहले वर्ल्ड कॉपीराइट ट्रीटी 1996 किया, ये स्पेशल एग्रीमेंट है किसके अंदर, बर्न कन्वेंशन के अंदर, जो डील करती है विद प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स इन द डिजिटल एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस ऑफ फोनोग्राम ट्रीटी है 1996 में था, ये डील करती है दो काइंड ऑफ बेनिफिशरीज के डिजिटल वर्ल्ड में। पहला वो परफॉर्मेंस जो जैसे एक्टर, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस हो गए, सेकेंडली उस फोनोग्राम के प्रोड्यूसर। इसके अलावा इंडिया में जो कॉपीराइट है वो प्रोटेक्टेड है अंडर द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अमेंड्स कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल्स 2014। ये हमने पहले भी बात करी थी कि ऐसी बात चल रही है। ये गाइस ये जो न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी अंडर जीएसटी,
देखो गाइस, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। देखो गाइस, क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका टर्नओवर अच्छा खासा होता है, तो उनको क्या करना होता है, हर 3 साल में क्या है, अपना जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसका 2% आपको सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब कौन कौन इस पे एप्लीकेबल होता है, जिस कंपनी की नेटवर्थ या तो 5 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, या उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हो वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। इन सब कंपनीज को 3 साल में अपने प्रॉफिट का 2% सोशल में कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर प्रोविजंस क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये हर ब्रांच, हर प्रोजेक्ट ऑफिस की फॉरेन कंपनी पे भी लागू होते हैं। जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में है उसकी ब्रांच पे भी लागू होते हैं। इसके अलावा जो CSR पे जो एक्सपेंडिचर है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता, ये ध्यान रखा जाए। ठीक है, अभी क्या है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया है। क्यों अमेंडमेंट किया है, ताकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम इम्पैक्ट पहुंचा सके CSR प्रोजेक्ट्स का, एज वेल एज ताकि हम CSR के फ्रेमवर्क जो रूल्स हैं उनको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना सके। ठीक है, इससे पहले कोविड-19 की वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने नोटिफाई कर दिया था कि जो कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, जो CSR के अंदर जो खर्चा है वो पेंडेमिक से लड़ने के लिए भी खर्च कर सकती है और उसे भी वैलिड माना जाएगा अंडर दिस एक्टिविटीज। ठीक है, अमेंडमेंट्स क्या है, सबसे पहले ये बोला था, देखो कुछ कंपनी जो CSR के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं करती वो इलीगल था, लेकिन अभी अगर कोई कंपनी उस CSR के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं कर रही है तो उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और इन ऑफेंसेस को क्या कर दिया, पेनल्टी से मतलब कि वो कर दिया, मतलब कि अगर कोई ऑफेंड करेगा तो सिर्फ पेनल्टी लगेगी लेकिन उसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं वो कुछ अपने एक्सेस अमाउंट स्पेंड कर सकती है अंडर CSR अप टू 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा कंपनीज जिनका CSR ऑब्लिगेशन 50 लाख से कम है वो एग्जेम्प्ट है, मतलब उनको छूट है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग CSR कमिटी। देखो गाइस, हमने क्या बोला, जितना उनका प्रॉफिट होता है उसका 2% देना होता है, तो वो कंपनी जिनको 50 लाख है उससे कम CSR में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो उन कंपनीज को अपने ऑफिस में CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी बनाना होगा उन एजेंसीज को जो CSR एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंपनी। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को परमिट किया गया कि वो डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग और CSR के प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, हाउएवर वो इंप्लीमेंट एजेंसीज की तरह एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, CSR क्या ऑलरेडी आपको बता चुके हो। CSR एक कंसेप्ट था जिसमें ये क्या कि उन कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी सोसाइटी में ऑपरेट करिए कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आ सके। कंपनी जब 2013 मैंडेट करते हैं कि कंपनी को 2% स्पेंड करना ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स ऑन CSR। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, अभी ये तो DRDO ने सक्सेसफुली से टेस्ट कर लिया है। कहां से टेस्ट किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HAWK-1 जेट से। ठीक है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है क्या, इंडिजीनियस से डिजाइन किया गया है, वेपन को डेवलप किया गया ताकि हम एनिमीज के साथ लड़ सकें ग्राउंड पे, जैसे रडार्स, बंकर, टैक्टिकल पे, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अभी क्या जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने टॉप 10 जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोला है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को सेटअप किया जाए। जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या आएगा, वेब, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और मल्टी मॉडल बेस्ड ऑपरेशनल और प्लानिंग डिसीजन सपोर्ट टूल होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग अ केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडल। देखो गाइस, आपको पता है एयर में क्या होते हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ओजोन हो गया वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो गया, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट को दोनों को एक बार में हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उस तरह का रूल बुक बनाया जाएगा। जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसको रिसेंटली एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो NCR, दिल्ली NCR रीजन में हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेटर वे में कोऑर्डिनेट कर सके, उस पर रिसर्च कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सके। अभी जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने रिप्लेस किया किसको, EPCA, दैट इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को। ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ग्रीन बॉन्ड्स, पहले हमने पढ़ा है ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स गाइस वो बॉन्ड होते हैं जो हम उन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड करते हैं जिनका हमारे एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो या क्लाइमेट बेनिफिट्स हो। ठीक है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या है, ऑफकोर्स इससे जो इशू करता है उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। ठीक है, इससे हम
स्पेसिफिक सेट ऑफ जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ ग्रीन वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे जो कैपिटल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करते हैं। अभी येस बैंक पहला बैंक ऐसा बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड्स इशू करें, किसमें? इंडिया में। अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो कॉस्ट है ग्रीन बॉन्ड्स के इशू होने की वो हाइयर रही है देन अदर बॉन्ड्स इन इंडिया, मेनली बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है एस्ट्रोसेट, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एस्ट्रोसेट के बारे में। एस्ट्रोसेट ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन मतलब कि इसरो की पहली डेडिकेटेड जो है मतलब कि स्पेशली इसरो को डेडिकेट की गई है ताकि हम अपने जो सेलेस्टियल सोर्सेज हैं उनको स्टडी कर सके एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड से। ठीक है, इसका एम यही है कि बाइनरी स्टार सिस्टम किस तरह से एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनर्जी किस तरह से वो मतलब कि एमिट करते हैं, किस तरह से हम न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड को एस्टिमेट कर सकते हैं। रिसेंटली के जो एस्ट्रोसेट के अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है उन्होंने कुछ रेयर अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार्स को स्पॉट किया, कहाँ पे? कॉस्मिक डायनासोर में, मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट न्यूज है मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व। सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन पता होना चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला के साथ है, वेस्ट में है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका के साथ नॉर्थ में इसकी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो इसके अगल बगल वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, अभी हमने परसों भी पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जो कि फर्स्ट बायोस्फीयर था इंडिया में जो 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, फोन है यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? टाइगर, एलिफेंट, इंडियन गोर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जायंट स्क्विरल, वाइल्ड ऑफ मंगूस, जंगल कैट, हाइना। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं फॉर ट्राइबल माइग्रेंट। सबसे पहले श्रम शक्ति है, ये पोर्टल है जिसमें हम ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स के रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उनको एग्जिस्टिंग जो वेलफेयर स्कीम्स है उनके साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोफाइल होगा, क्या लाइवलीहुड ऑप्शंस होंगे, स्किल मैपिंग करेंगे और माइग्रेशन पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे, सभी जो डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे। इसके बाद श्रम साथी है, साथी मतलब इसमें क्या होगा, ट्राइबल को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर सके कि उनका जो लाइवलीहुड है वो सेफ है, प्रोडक्टिव है। इसमें जो ट्रेनिंग इसलिए दिया जाएगा ताकि वो उनको हम डिमांड के अकॉर्डिंग, जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उनको काबिल बना सके और जो उनके राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स हैं रिलेटेड टू लाइवलीहुड और सोशल सिक्योरिटी उनको हम सिक्योर कर सके बिफोर एंड आफ्टर माइग्रेशन। लास्ट में बात की श्री नारायणा गुरु, ही सेंस थे, सोशल रिफॉर्मर थे जो कि केरला के में बोर्न हुए थे, इजावा फैमिली में जो कि लोअर कास्ट फैमिली थी। इन्होंने टीच किया था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल और इनके अलावा इन्होंने एक आत्मोपदेश सत्यम इसको भी बुक को लिखा था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट प्रोपोनेंट्स एंड री एवोल्यूटर ऑफ अद्वैत वेदांता। देखो अद्वैत वेदांता क्या होता है, मतलब कि नॉन डुअलिटी पे प्रिंसिपल था पुट फॉरवर्ड बाय आदिशंकरा, मतलब कि सोल और गॉड के बारे में था ये। ठीक है, इन्होंने इस नॉन डुअलिस्टिक प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया था इनटू द प्रैक्टिकल मोड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। किस तरह से स्पिरिचुअल एजुकेशन से, कंपैशन से, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ह्यूमैनिटी से आप इसको फील कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि गॉड एंड सोल इज वन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।